एक एमएलए के रूप में मुझे देख रहे हैं, इस झारखंड के राजनीति में एक विधायक के रूप में आओ, लेकिन आज भी अगर आप मेरे बारे में जाने तो मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूं जिस बैकग्राउंड से में आने से पहले मैं एमएलए था। मेरे पिताजी का देहांत जब हुआ था उस समय झारखंड अलग राज्य आंदोलन बहुत पीक टाइम था, 80-85 का वो टाइम था और काफी नाकाबंदी हुआ करती थी, पुलिस के साथ हमेशा आमना सामना होता था आंदोलनकारियों का। उसी क्रम में एक लाठी हमारे पिताजी के सर पे लगी थी, उन्होंने घर में किसी को बताया नहीं, भविष्य में जाकर वो ब्रेन ट्यूमर बनने का काम हुआ। और जब मेरी आयु लगभग 2 साल के आसपास थी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों का डेथ हो गया था, यानी एक ही साल 3-4 महीना के अंतराल में मेरे पिताजी भी और मेरे दादाजी दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और हमारे गांव देहात में एक कहावत है, पता नहीं रांची वाले समझेंगे कि इस कहावत को, हमारे धनबाद बोकारो में कहावत है कि जे घारे मरद नहीं से घारे भरत नहीं, यानी लगभग क्योंकि पिताजी का भी मेरा डेथ हो गया था, मेरा दादाजी का भी डेथ हो गया था, तो उस घर में मतलब पुरुष सब कोई नहीं। मेरी माँ भी विधवा हो चुकी थी, मेरी दादी भी विधवा हो चुकी थी। हाँ, मेरे एक चाचा है, अभी भी जिंदा है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि उनके दोनों आंखें जन्म से नहीं है, मतलब जन्मांध सुरदास है। तो इसीलिए कहावत है कि भाई गांव देहात में कि जे घरे मरद ना हो से घरे बरद हो ना, कहीं हार के जो तो। और हम लोग जिस परिवार से आते हैं, मूल रूप से खेती बाड़ी करने वाला परिवार, हमारी माँ का उस समय उम्र मात्र 28 साल था। और उससे भी बड़ा दुख का बात क्या था कि जो मेरा छोटा भाई था माँ के कोख में था, मैंने दुख खत्म ही नहीं हो रहा। पिताजी एक साल उसी साल डेथ कर गए, दादाजी उसी साल डेथ कर गए, अगर चाचा भी है तो दोनों आंख उसका नहीं है, और छोटा भाई दुनिया में आया नहीं हो तो 4 या 5 महीना माँ के पेट नहीं है। तो सोच के देखिए उस परिस्थिति में मेरा परवरिश हुआ। लगभग पूरे 25 साल तक मैंने देखा अपनी माँ को हर उस काम को करते हुए जो एक पुरुष करता है, केवल हल चलाते हुए नहीं, क्योंकि हमारे समाज में ये मान्यता है कि एक स्त्री हल का बूटा को नहीं पकड़ सकती है। अगर ये बाध्यता नहीं होती तो शायद मैं अपनी माँ को देखता कि वो हल भी चला लेती, बाकी हर वो काम को मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा जो एक पुरुष कर सकता है। और आज बिल्कुल मेरा यहाँ आना एक आश्चर्यचकित घटना है कि जरा आपको, जब हम पहली बार गिरिडीह जिला के दिशा की मीटिंग को अटेंड करने गए थे, उस मीटिंग में उस जिला के सभी विधायक होते हैं, गिरिडीह जिला के 6 विधायक, कोडरमा के सांसद, गिरिडीह के सांसद और उस जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे आईएएस रहे आईपीएस रहे, सभी मीटिंग में आते हैं। उस मीटिंग का नाम दिशा है। जब मीटिंग खत्म हो गई तो उस समय जो जिला के उपायुक्त थे नमन लकड़ा, जो आपके रांची के ही है, नमन जी हमारे सामने आए, उन्होंने एक ही सवाल किया कि हो जरा, सब चले गए, हमको बैठा के पूछे कि भाई कैसे राजनीति में जो भी आता है एक बैकग्राउंड को लेकर आता है, एक बहुत बड़ा सिस्टम को लेकर आता है, एक बहुत बड़ी परिपाटी को लेकर आता है, आप उसको तोड़कर कैसे आ गए यहाँ तक? सर हमको भी आइडिया नहीं, बस अचानक से हम यहाँ तक आए। तो हम कहना ये चाहते हैं प्यारे बच्चों की जिंदगी में हर किसी को एक मौका मिलता है, हर किसी को। आप सवाल ये है कि जब आपको मौका मिलेगा उस दिन आपकी तैयारी कैसी है? कोई नहीं, यहाँ जितने भी बच्चे आप बैठे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और सपने भी देखिए, बड़ा से बड़ा सपना देखिए। अगर सपने सच नहीं होते हैं तो आज मैं आपके बीच एक राज्य के एमएलए के रूप में बिल्कुल नहीं आता। सपने सच होते हैं, आप उन सपनों को देखिए और उसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि जिस दिन आपको मौका मिलेगा, ये दुनिया आप चाहे जिस रूप में उसे माने, ईश्वर के रूप में माने, अल्लाह के रूप में माने, प्रकृति के रूप में माने, आप जिस रूप में उसे मानते हैं, आपको एक मौका देगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको देगा। अब सवाल यह है कि जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिस दिन आपको मौका मिलेगा, आप उस दिन के लिए कितना तैयार हैं। इसलिए तैयारी आपकी आज से होनी चाहिए। और मैं देख पा रहा हूं आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और ये निसंदेह आपकी जो ये तैयारी है एक दिन निसंदेह रंग लाएगी। और एक बात प्यारे बच्चों, मैं अक्सर कहता हूं कि आज जो समय आपको मिला है, इस समय का सदुपयोग करिए। ये मौके, ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये जो अभी समय आपको मिला है, इस समय को आपको भुनाना है, इस समय को आपको बनाना है। ये मौके, ये समय आपको बार बार नहीं मिलेंगे। आज आप जाके देखिए, आपके माता पिता भी आपके साथ आए हैं, आप अपने माता पिता से पूछिए, आज उन्हें भी, अगर हमें लगता है कि हम लोग मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हैं, लगभग 70 से 80% माता पिता ऐसे हैं जो शायद अपने सपनों से कंप्रोमाइज कर चुके हैं। इसलिए कंप्रोमाइज कर चुके हैं कि शायद उनका जब समय था, जैसे आज आपका समय है, जब उनका समय था तो शायद उनको कोऑपरेट नहीं मिला होगा उनके परिवार से, उनके माता पिता जैसा आज आपके माता पिता आपको कोऑपरेट कर रहे हैं,
आपको विद्यालय भेज रहे हैं, आपकी हर एक जरूरत की चीजों को पूरा कर रहे हैं। आपको किताबें चाहिए, किताबें हाजिर, आपको पुस्तकें, आपको बैग चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको जो भी सामग्री चाहिए, जो भी सामान आपको चाहिए वो हाजिर हो जा रही है। लेकिन आपके माता पिता से पूछिए, जब वो आपके जैसे थे, जब उनके पास मौका था अपने सपनों को गढ़ने का, लेकिन शायद वो अपने सपनों को गढ़ नहीं पाए क्योंकि उनके माता पिता का सहयोग उनको नहीं मिला है। इसलिए आप जितने भी छोटे छोटे भाई बहन जो आज इस विद्यालय में पढ़ाई करने आए हैं, एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि आज जो आप इस विद्यालय में आए हैं वो केवल आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपने साथ साथ अपने माता पिता के उन अधूरे सपनों को भी पूरा करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने समय में देखा था। आप केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं कि हमें बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, हमें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, हमें बड़ा होकर वकील बनना है, हमें बड़ा होकर आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें वीडियो बनना है, हमें सीओ बनना है। आप केवल अपने सपने को पूरा करने नहीं आए हैं, आप अपने माता पिता के अधूरे सपनों के भार को भी लेकर आए। क्योंकि हमने देखा अभी आप लोग जो प्रस्तुति कर रहे थे उसमें सभी खिलाड़ी थे, तो चूंकि आप खेल को समझते हैं तो हमें खेल से ही आपको उदाहरण देंगे। और चूंकि अभी T20 का वर्ल्ड कप भी हो रहा है, क्रिकेट से उदाहरण देंगे। आप अभी आज के जमाने में आप विराट कोहली को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, रोहित शर्मा को जानते हैं, सूर्य कुमार को जानते हैं, लेकिन आज से ठीक एक दशक पहले भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी थे और उनके बाद एक खिलाड़ी आता था, उसका नाम था राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की लोग चर्चा नहीं करते, विशेषकर छोटे बच्चे। आप लोग इस बात को सुनिएगा, जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, चाहे वो 6ठी क्लास में है, 10वीं में है या जो क्लास में है, राहुल द्रविड़ का कभी नाम उतना हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि सचिन का नाम इतना बड़ा था कि राहुल द्रविड़ को हम लोग याद नहीं कर पाते। और राहुल द्रविड़ कभी अपने जीवन में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। सचिन ने तो जैसे तैसे 2011 में वर्ल्ड कप जीता और अलविदा कहा क्रिकेट को, लेकिन राहुल द्रविड़ कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। अनुमान कोई भी जब खिलाड़ी होता है, अगर वो खेलता है, चाहे क्रिकेट खेले, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया अरुणिमा सिन्हा का, आपने और 2 खिलाड़ियों को उदाहरण दिया, उन्होंने किसी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया तो किसी ने गोल्ड मेडल लिया। तो ठीक उसी प्रकार खेल में अगर कोई खिलाड़ी होता है तो उसका ख्वाब होता है कि वर्ल्ड कप को जीते, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो या कबड्डी हो। लेकिन राहुल द्रविड़ ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए। जैसे आपके माता पिता, जाहिर सी बात, अब यहाँ से तो ये कोई नौकरी या कोई जॉब या तो कोई ड्रीम अपना पाले नहीं है। तो राहुल द्रविड़ जब रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडियन टीम के कोच की कमान को संभाला। राहुल द्रविड़ एक खिलाड़ी के रूप में इंडिया को कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए। अब क्या हुआ, वो एक कोच बन गए टीम इंडिया के, और 2004 यानी इससे पहले जो वर्ल्ड कप था, एक कोच के रूप में राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताया। इसका मतलब ये होता है सपने ट्रांसफर हो जाते हैं, सपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी जो सपने आपके माता पिता ने देखे थे शायद उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उन सपनों को आप पूरा करें। आपके माता पिता अब खिलाड़ी नहीं रहे, वो कोच बन चुके हैं, अब खिलाड़ी आप हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आपको उन सपनों को पूरा करना है जो उन्होंने अपने समय में देखा था। इसलिए और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी प्यारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आए हैं, क्योंकि आप यहाँ समय देते हैं, यहाँ 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठते हैं। हम मानते हैं भले आप नहीं बताएं, पढ़ाई लिखाई जो होता है, चाहे कोई भी काम रहे जिसको आप लगातार 6 घंटा 8 घंटा करते हैं, थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, आपको भी लगता होगा, लेकिन आप बताना नहीं चाहते क्योंकि आपके सर लोग साथ में हैं, तो आपको लगे कि सर लोग डांटे नहीं। हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई रोज 6 घंटा एक ही बेंच में बैठना, एक ही ब्लैक बोर्ड को देखना, वही सर रोज आते हैं, वही सर लिखाते हैं, तो कभी कभी ये चीजें सबको लगता होगा कि शायद हम उब रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया के एक बहुत बड़े मुक्केबाज थे, उनका नाम था मोहम्मद अली। वो कहते थे कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के सेशन से बड़ी एलर्जी होती है, लेकिन मुझे मालूम है कि यदि आज मैंने इस ट्रेनिंग का सामना कर लिया तो आने वाला जो दिन होगा मेरा, वो एक चैंपियन की तरह बीतेगा। तो आज जो आए ना, वो ट्रेनिंग सेशन है, एक अभ्यास का समय है। आप इस अभ्यास में जितना निपुण होंगे, आने वाला समय आपके लिए उतना ही चैंपियन बन के आप सामने आएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आप आज जो समय आपको मिला है इसे बिल्कुल भी गंवाइए मत, क्योंकि ये बहुत ही बेशकीमती समय है। और कहते हैं कि आज शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सही मायने में हमारी आज की परिस्थिति है उसको बदल सकती है। आप अभी अरुणिमा सिन्हा का पाठ आप सबों ने किया एक एक्ट के माध्यम से, आपने पढ़ा होगा या फिर उसके बारे में जाना होगा कि किस प्रकार से वह ट्रेन में सफर कर रही थी, और शायद उस समय हमें लगता है उसका जो ड्रीम था वो शायद एक सीआईएसएफ या कोई भी डिफेंस लाइन की तैयारी करना था।
लेकिन जब ट्रेन में वो जाती है, कुछ चोर उसके सामने आते हैं, उसके गले में शायद कोई चेन था, उसे छीनने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में उसको धक्का दे देते हैं, वो ट्रेन से नीचे गिर जाती है, उसके दोनों पांव कट जाते हैं। 3-4 दिन बाद या फिर काफी दिनों के बाद जब उसको होश आता है दिल्ली के एक अस्पताल में और वो देखती है कि मेरे दोनों पांव कटे हुए हैं, तो रोते 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 अपने आप से एक ही कहती है कि यदि आज मैं जिंदा हूं तो इतिहास बनाने के लिए जिंदा हूं। और जिसका दोनों पांव नहीं था उसने माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी को चढ़ के दुनिया में इतिहास बनाने का काम किया। तो आप तो खैर उससे बढ़िया है, उससे तगड़े हैं, उससे सक्षम है। अगर आप चाहेंगे तो सोच के देखिए इस जग में आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, है कि नहीं। अरुणिमा सिन्हा का दोनों पांव नहीं था, अभी आप लोग देख रहे थे ना बच्चा लोग। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपके बहन लोग भाई लोग जो है एक्ट आपको दिखाए, उसका कहानी क्या है, उससे दोनों पांव कट गया था और वो क्या काम की, पारसनाथ पहाड़ नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो होती है उसकी चढ़ाई को उसने चढ़ने का काम किया। तो आप उससे बहुत अच्छे हो, आप उससे तो कम से कम हर तरह से फिट हो, तो सोच सकते हैं उसके हौसले ने उसको कहां तक पहुंचाया। इसलिए आप जितने भी प्यारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं, एक बात हमेशा जान लीजिए, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो सबसे पहले अपने आप से वादा करके आए हैं कि यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। ऐसे तो नहीं ना आए हैं कि भाई माता पिता ने कहा स्कूल जाना है तो अब चले आए, एडमिशन करा दिया तो हम एडमिशन करके पढ़ने चले आए। आप अपने आप से प्रॉमिस करके आए हैं और उस प्रॉमिस को पूरा करना, उस प्रॉमिस को कैसे पूरा करना है ये आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। और ये समय भी सही समय है, ये सही समय है, यही समय है आप अपने आप को बना सकते हैं। आप अपने आप को अपने मेहनत के बूते, अपने संघर्ष के बूते आप अपने आप को बना सकते हैं। इसलिए आप तमाम प्यारे बच्चों को हमारी शुभकामनाएं रहेंगी और साथ ही साथ हम आपसे यही कहेंगे कि मन लगाकर आप पढ़ाई करिए और अपने